नमस्ते। आज हम 2000 साल से भी ज्यादा के इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। हम इन दस्तावेजों और स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कैसे अनगिनत संघर्षों और युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को बार बार मिटाया और फिर से बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत एक बेहद दमदार और मशहूर शेर से करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सच कहूं तो ये पंक्तियां उस विशाल और कभी हार न मानने वाले ऐतिहासिक सफर के लिए एकदम परफेक्ट टोन सेट करती हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम इस हजारों साल के लंबे इतिहास को 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले प्राचीन और शुरुआती मध्यकालीन टकराव, फिर मुगल काल के युद्ध, उसके बाद औपनिवेशिक सत्ता का संघर्ष, फिर आज़ादी के लिए हुआ कड़ा प्रतिरोध और आखिर में आधुनिक भारत के संघर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन और शुरुआती मध्यकालीन टकरावों की। अगर हम शुरुआत से देखें तो ऐतिहासिक विकास की कड़ियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। जरा सोचिए, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच वो ऐतिहासिक हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की शानदार जीत और उसके बाद 261 ईसा पूर्व का वो दिल दहला देने वाला कलिंग युद्ध, जिसका जिक्र खुद सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके बहुत बाद 712 ईसी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर फतह हासिल की और यहीं से भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर का ऐतिहासिक जिक्र आता है। अब ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे महज 1 साल का वक्त सब कुछ पलट कर रख सकता है। 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने शानदार जीत दर्ज की थी, है ना? लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 के रीमैच में बाजी पूरी तरह पलट गई। मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की और बस इसी एक घटना ने गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुगल काल के उन युद्धों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। यह बाबर का वो 4 साल का लगातार अभियान किसी तूफान से कम नहीं था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जहां इब्राहिम लोदी के खिलाफ उपमहाद्वीप में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध। ये शक्ति के निर्दयी और तेज विस्तार की एक अचूक मिसाल है। इसी दौर में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों लगातार 2 बहुत ही करारी हार झेलनी पड़ी। पहले 1539 में चौसा का युद्ध और फिर 1540 में कन्नौज का। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इसी शेर शाह सूरी का सामना 1544 में गिरी सुमेल के भयंकर युद्ध में मारवाड़ के जैता और कुंपा जैसे शूरवीरों से हुआ था, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रातों रात सब कुछ तबाह कर देती हैं। 1565 का तालेकोटा का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे राक्षसी तांगड़ी भी कहा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे दक्कन के सुल्तानों के एक छोटे से गठबंधन ने मिलकर महज एक विनाशकारी युद्ध में उस दौर के सबसे ताकतवर विजयनगर साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुगल इतिहास का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ काफी बाद में 1739 में आता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि उसे बुरी तरह लूटा। और तो और वो शाहजहां का बेशकीमती मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस भी अपने साथ ले गया। असल में ये घटना दिखाती है कि कैसे मुगल साम्राज्य की अकूत दौलत अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, औपनिवेशिक सत्ता का संघर्ष। कर्नाटक युद्धों की ये पूरी सीरीज हमें एक बहुत ही अहम बात बताती है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकतों के बीच भारत की जमीन पर जो खूनी खेल चल रहा था, उसके तार असल में दुनिया भर की राजनीति से जुड़े थे। ये संघर्ष अक्सर वैश्विक स्तर पर तय होते थे। आखिरकार वॉन्डिवॉश के निर्णायक युद्ध के बाद पेरिस की संधि के साथ इस लंबी खींचतान का अंत हुआ। 1757 का मशहूर प्लासी का युद्ध। सच कहूं तो ये कोई असली युद्ध था ही नहीं। ये तो सेनापति मीर जाफर के कुख्यात धोखे की बदौलत रचा गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसी गद्दारी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े सिराजुद्दौला को हरा दिया और भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। लेकिन प्लासी के एकदम उलट 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी आमने सामने की सैन्य जीत थी। यहां हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 सबसे ताकतवर भारतीय शासकों
अवध के नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के एक विशाल गठबंधन को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। बक्सर की इस भारी जीत का सीधा नतीजा निकली 1765 की इलाहाबाद की संधि। इस संधि ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में एक अजीब और शोषक व्यवस्था लागू करने की आज़ादी दे दी, जिसे द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया। इसमें अंग्रेजों के पास सारा पैसा और राजस्व इकट्ठा करने की ताकत तो आ गई, लेकिन जनता या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी उनके सिर पर नहीं थी। बिल्कुल कर्नाटक युद्धों की तरह ही आंग्ल मैसूर युद्धों के ये 4 चरण भी हमें एक व्यवस्थित पतन की कहानी सुनाते हैं। अंग्रेजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान के जबरदस्त प्रतिरोध को एक के बाद एक संधियों जैसे मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम के जरिए धीरे धीरे कमजोर किया, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए। अब जैसे जैसे औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, विरोध की आग भी भड़कनी ही थी। तो चलिए प्रतिरोध और विद्रोह के दौर की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में पड़ी पहली सबसे बड़ी और गहरी दरार थी। 8 अप्रैल को बैरकपुर में मंगल पांडे की शहादत ने वो चिंगारी दी जो रोटी और कमल के फूल के शांत वितरण के जरिए पूरे देश में फैल गई। 10 मई को मेरठ से ये आज़ादी की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को इसका प्रतीकात्मक नेता चुना गया। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और तेजी से पलटें और ब्रिटिश राज के बिल्कुल आखिरी दिनों में चलें तो 1946 का वो साहसी नौसेना विद्रोह नजर आता है। जरा सोच कर देखिए, INS तलवार पर भारतीय नाविकों ने निडर होकर अपने ही जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया था। इस बगावत ने पूरे देश में एक लहर दौड़ा दी और अंग्रेजों को यह साफ संदेश दे दिया कि अब उनका राज भारत में और नहीं टिक सकता। अब हम पहुंचते हैं आजाद भारत के सफर पर, बात करते हैं आधुनिक भारत के संघर्षों की। आजादी मिलते ही भारत को तुरंत नई भू राजनीतिक चुनौतियों और सीमाओं की रक्षा का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन के साथ हुए कड़े टकराव से लेकर 1965 के युद्ध और फिर 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध तक, जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। और फिर ये सिलसिला हमें 1999 के कारगिल युद्ध के उन ऊंचे और बर्फीले मोर्चों तक ले आता है, जहां हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अगर हम युद्धों को खत्म करने वाली संधियों की बात करें तो 1965 का ताशकंद समझौता एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी में हुए समझौते ने शांति तो बहाल कर दी, लेकिन इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ी। इस समझौते के तुरंत बाद विदेशी धरती पर हमने अपने एक बेहद लोकप्रिय और सादगी पसंद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हमेशा के लिए खो दिया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इतिहास गवाह है कि जंग और युद्ध लगातार सीमाएं बदलते आए हैं, लेकिन संधियां और समझौते उन्हें एक पक्का आकार देते हैं। ऐसे में आने वाले कल की कूटनीति कैसी होगी? क्या इस उपमहाद्वीप का भविष्य तलवार की धार तय करेगी या फिर बातचीत और कलम की ताकत? इस बारे में जरूर सोचेगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।